नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं राममोहन शर्मा और शुरुआत बड़ी और अच्छी खबर के साथ कर रहे हैं। बिजली कटौती से बेहाल यूपी के लिए एक अच्छी खबर है। 600 मेगावाट के अनपरा थर्मल पावर प्लांट में कल से बिजली उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा। दरअसल 29 मई को कोयले की कमी के कारण इसी प्लांट को बंद कर दिया गया था। इस पावर प्लांट को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड 30 मीट्रिक टन कोयला देगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को एनसीएल, लैंको और यूपी राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अंशुमान पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुमान, इस पावर प्लांट के दोबारा शुरू होने से कितनी बिजली मिल पाएगी उत्तर प्रदेश को? देखिए, बता दें आपको कि ये चूंकि जो पावर प्लांट है, अनपरा तापीय थर्मल पावर प्लांट है, ये 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। लेकिन चूंकि ये काफी पुराना पावर प्लांट है, इसलिए अब इसकी क्षमता जो है 600 मेगावाट रह गई है। और 29 मई से कोयले के अभाव में ये पावर प्लांट प्रोडक्शन जीरो हो गया था, या ये कहिए कि प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया था। और चूंकि अब इनको पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल रहा है, तो ये माना जाए कि ये प्रोडक्शन पुनः शुरू होगा, जिससे कि इस बिजली कटौती की समस्या से लोगों को काफी राहत मिलेगी। जी, चलिए अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और महाराष्ट्र बीजेपी कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का दिल्ली में कार एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया है। पहले उनके वर्ली स्थित घर पर पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में उनका पार्थिव शरीर मुंबई बीजेपी दफ्तर ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। महाराष्ट्र के बीड जिले में मुंडे के पैतृक गांव परली में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 4:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मुंडे के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी पटियाला हाउस कोर्ट को दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आईबी और स्पेशल सेल दुर्घटना के पीछे साजिश के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। उधर कोर्ट ने इस मामले में इंडिका कार के ड्राइवर गुरजिंदर सिंह को जमानत दे दी है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। और मुंडे और महाजन परिवार के लिए 3 तारीख और 4 सालों का फर्क एक बार फिर मनहूस साबित हुआ, क्योंकि इस परिवार का एक शख्स इन मनहूस तारीखों का शिकार हो गया। सवाल यह है कि आखिर कैसे? एक रिपोर्ट देखिए आप। महीने की 3री तारीख और 4 साल का फर्क, 8 साल 3 मौत। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के परिवारों के लिए काली तारीखों का चक्रव्यूह हर बार खौफनाक खबर लेकर आया है। 3 जून को सुबह 7:30 बजे गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब महीने की 3री तारीख को इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हो, बल्कि इससे पहले भी इस परिवार के लिए महीने की 3री तारीख मनहूस साबित हुई है। दरअसल तारीखों के इस फेर को समझने के लिए गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के बीच का रिश्ता समझना होगा। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन का परिवार करीबी रिश्तेदार है और प्रमोद महाजन के निधन के बाद उनके परिवार की देखभाल गोपीनाथ मुंडे ही कर रहे थे। अब आइए समझते हैं तारीखों का फेर। 3 मई 2006 बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने गोली मारकर हत्या कर दी। 4 साल बाद 3 मार्च 2010 प्रमोद महाजन की हत्या के आरोपी रहे प्रवीण महाजन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और फिर 4 साल बाद 3 जून 2014 गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तारीखों के इस चक्रव्यूह का शिकार प्रमोद महाजन के सचिव रहे विवेक मोइत्रा भी हुए। उनकी मौत भी 3 जून 2006 की रात
ड्रग्स लेने के चलते हो गई। खास बात है जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन ये आपस में बहुत इनके रिश्तेदार भी थे और प्रमोद महाजन के निधन के बाद महाजन परिवार को संभालने का काम भी गोपीनाथ मुंडे ने ही किया था। तो ऐसी स्थिति में जबकि प्रमोद महाजन का परिवार पहले से ही बिखरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और महाजन परिवार दोनों को संभालने का जो सूत्रधार थे वो गोपीनाथ मुंडे थे और मुंडे के इस निधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी और महाजन परिवार के लिए भी ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से निजी क्षति हुई है जिसको कि पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। यानी बीते 8 सालों में इस परिवार ने 3 तारीख को ही 3 सदस्यों को खोया है और 4 साल के अंतराल पर ये मनहूस वक्त 3 बार आ चुका है। जाहिर है इस परिवार के दुखों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं, क्योंकि अब इस परिवार में कोई भी मुखिया नहीं बचा और सारी जिम्मेदारी महाजन और मुंडे परिवार के बेटे बेटियों पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और सड़क हादसे की वजह से केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत ने सभी को सकते में डाल दिया है, लेकिन वो अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का निधन सड़क हादसे की वजह से हुआ। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे पहले ऐसे नेता नहीं है जिनका निधन हादसे की वजह से हुआ। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की 23 जून 1980 को हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनका हवाई जहाज सफदरजंग एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ था। उस समय संजय गांधी खुद जहाज उड़ा रहे थे। देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 29 नवंबर 1994 को सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। आनंदपुर साहिब जाते वक्त दुर्घटना हुई थी और 25 दिसंबर 1994 को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार में मंत्री रह चुके राजेश पायलट की मौत 11 जून 2000 को जयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास विमान दुर्घटना में कांग्रेस मंत्री माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर 2001 को मौत हुई थी। विमान में सवार सभी 8 लोग हादसे में मारे गए थे। 30 जून 2007 को बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा का निधन भी सड़क दुर्घटना की वजह से हुआ था। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। 2 सितंबर 2009 को उनका हेलीकॉप्टर लापता हुआ था। देश की सियासत के ये सभी कद्दावर चेहरे रहे हैं जिनकी सड़क हादसे की वजह से मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में सड़क हादसे में हुई ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। भारत में रोड सेफ्टी के आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे हैं। बीते 10 सालों में सड़क हादसों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो विकलांग हो गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में भी बीते 2 सालों में सड़क हादसों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये सीख आपने बसों और ट्रकों के पीछे लिखी देखी होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत में ज्यादातर लोग इस सीख को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली की सड़कें खूनी सड़कें बन गई हैं। दिल्ली में सड़क हादसों के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। बीते साल 2013 में कुल 717 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1871 लोगों की जानें गईं। वहीं साल 2014 में अब तक 646 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें 1820 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। दिन हो या रात सड़क हादसों में ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है।
साल 2014 में अब तक दिन में जहां 332 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, वहीं रात में ये आंकड़ा 325 है। लेकिन इन हादसों के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। दिल्ली में बहुत सारी वजह हैं। एक तो जैसे मैं बताया, व्हीकलर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। रात को बहुत सारी मालवाहक गाड़ियां दिल्ली से होकर गुजरती हैं। साथ ही रूल्स की अनदेखी भी है। लोग हेलमेट कम पहनते हैं, वो पेडेस्ट्रियंस की जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेडेस्ट्रियन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो रोड एक्सीडेंट का करीब 35 से 40% पेडेस्ट्रियंस मारे जाते हैं। उसके बाद टू व्हीलर्स, जो कि मोटरसाइकिल्स, लोग हेलमेट कम पहनते हैं, स्ट्रैप नहीं करते, तेज चलाते हैं। साथ ही साथ रोड ज्योमेट्रिक्स, रोड इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में इस साल अभी तक करीब 15,85,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है। वहीं इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसों पर लगाम तभी लग सकेगी जब सड़कों पर ड्राइविंग करने वाले ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कम कर पाए। ये जो ट्रैफिक जो है वो एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, जिसमें सड़क बनाने वाले, सड़क को मेंटेन करने वाले, साइनेज लगाने वाले, जो जिस तरह की सर्विस कंडीशन होनी चाहिए उसको मुहैया कराने वाले, बीच में लोग सड़क पार करते हैं, जे वॉकिंग करते हैं, साथ ही साथ इलीगल पार्किंग हो जाती है। दिल्ली के अरविंदो मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में गोपीनाथ मुंडे जी की मौत ने एक बार फिर से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस भले ही बड़े बड़े वादे करे, लेकिन आज जिस समय दुर्घटना हुई वहां ना तो सीसीटीवी कैमरा था और न ही किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी का डिप्लॉयमेंट था। तमाम संसाधन होने के बावजूद भी हालात ये हैं कि अभी तक दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। अगर हम इस साल के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक करीब 646 एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें 1820 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सबक लेगी? क्या आने वाले दिनों के लिए और लोगों को और आम लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके, इसके लिए तमाम और जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे या नहीं? कैमरामैन गौरव के साथ अमित शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में कैंपा कोला बिल्डिंग के 102 फ्लैट्स को खाली करने और गिराने के खिलाफ दायर रेजिडेंट एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है। कैंपा कोला निवासियों ने एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी। ऐसे में अब कैंपा कोला के निवासियों के सामने आशियाने की आफत खड़ी हो गई है। कैंपा कोला कंपाउंड पर चलेगा हथौड़ा, रेजिडेंट्स एसोसिएशन की याचिका खारिज, हजारों लोगों के आशियाने पर आफत। मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले हजारों लोगों की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा कोला सोसाइटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यहां रहने वाले लोगों ने कोर्ट से अपील की थी कि कैंपस खाली करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। कोर्ट ने 31 मई तक सभी से अपने घर खाली करने का आदेश दिया है। दरअसल एक हफ्ते पहले कोर्ट में दाखिल समीक्षा याचिका में लोगों ने ये अपील की थी कि फ्लैट खाली कराने से बड़ी मानवीय समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए जब तक कोर्ट में इस मामले से संबंधित याचिका का निपटारा नहीं होता तब तक महाराष्ट्र सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहा जाए कि वो बिल्डिंग को नहीं गिराएं। इससे पहले कैंपा कोला कंपाउंड के निवासियों को 2 जून तक फ्लैट खाली करने की मोहलत दी गई थी और चाबियां बीएमसी के पास जमा कराने को कहा गया था, लेकिन किसी ने भी चाबियां जमा नहीं कराई, जिसके बाद कोर्ट ने समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया। आप क्या बोल रहे हैं? मैसेज क्या दे रहे हैं यंगर जनरेशन को कि झोपड़ी बांधो, करप्ट हो? आदर्श खड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। सीएम जी बोलते सुप्रीम ऑर्डर फॉलो करो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से पहले आदर्श तोड़ो। उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो ये नहीं बोलते कि हमको ये चाहिए, कि हमको जान चाहिए। हम खुशी खुशी दे रहे हैं ना, हमको मार दो, आप जान से मार दो ना, जान से ही खत्म कर दो, आपका 5 मिनट में सब काम हो जाएगा। दरअसल पुनर्वास योजना नहीं होने के चलते कोर्ट ने नवंबर 2013 में इस गैर कानूनी बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को इसे खाली करने के लिए 7 महीने का वक्त दिया था। कोर्ट ने अपने पहले आदेश में बीएमसी को कैंपा कोला कैंपस में 7 बिल्डिंगों में बने 102 फ्लैट्स को गिराने का आदेश दिया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि कैंपा कोला सोसाइटी बनाने के दौरान कई नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गयी। इमारतों को 5 मंजिल तक बनाने की सरकार की तरफ से दी गई इजाजत को बिल्डरों ने दरकिनार करके यहाँ 15 से 20 मंजिला टावर खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इमारतों को 1,87,000 स्क्वायर फुट की FSI दी गई थी, लेकिन
कंस्ट्रक्शन हुआ 2,11,000 फुट पर, यानी यहाँ भी बिल्डर ने अपनी मनमानी की। और आज आलम यह है कि कई साल बाद खामियाजा कैंपा कोला सोसाइटी के 102 अवैध फ्लैट्स के बाशिंदों को भोगना पड़ रहा है। सालों से जिस आशियाने में लोगों ने अपने जीवन का सपना बुना, अब वो उनसे छूटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और आज होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ईएमआई के बढ़ने का खतरा कुछ समय के लिए टल गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की। आज पेश हुए मौद्रिक नीति की समीक्षा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने से उद्योग जगत को भी सस्ता कर्ज मिलने की उम्मीद है। होम लोन ग्राहकों को राहत, नहीं बढ़ेगी ईएमआई। होम लोन ग्राहकों के लिए आरबीआई की ओर से मंगलवार को बड़ी राहत भरी खबर आई, क्योंकि अब देश के लाखों होम लोन ग्राहकों के सामने ईएमआई बढ़ने का खतरा टल गया है, क्योंकि आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। फिलहाल रेपो रेट 8%, रिवर्स रेपो रेट 7% और कैश रिजर्व रेशियो 4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई ने एसएलआर में 0.5% की कटौती का ऐलान किया है। एसएलआर 23% से घटाकर 22.5% कर दिया गया। एसएलआर में कटौती 14 जून से लागू होगी। एसएलआर में कटौती से बैंक ज्यादा कर्ज दे पाएंगे। आरबीआई के मुताबिक महंगाई दर में कमी आने पर ब्याज दरों में कटौती संभव है। 55 बेसिस पॉइंट से एसएलआर को कट करने से कोई फर्क नहीं होता। बैंक के पास काफी पैसा है और वो एसएलआर के रूप से बैंकों में देने से बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीआरआर कम होना चाहिए तो कुछ तो फायदा होता था बैंकों का। ये तो कॉपी बुक स्टाइल पॉलिसी उन्होंने दी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है और जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता उस तक कोई भी रेट चेंज नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि अब बैंक पर ब्याज का बोझ नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से अब बैंक होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन में किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो प्रेशर था डिपॉजिट मोबिलाइज करने का, वो कम होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स में एक ऐसा ट्रेंड आएगा कि इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड उसमें आएंगे, लेकिन अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फील गुड फैक्टर एक मार्केट में जरूर आएगा। आरबीआई के इस कदम से उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। अगर ब्याज दरें बढ़ जाती तो इससे उद्योग जगत के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता, लेकिन अब उद्योग जगत के लिए कर्ज महंगा नहीं होगा, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में आर्थिक विकास दर पर पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दर में इजाफा न कर महंगाई और आर्थिक विकास दर को साधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इसका कितना असर आगे आने वाले दिनों में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ 4 रुपए में बिना इंटरनेट के फेसबुक का मजा। जी हां, बीएसएनएल अपने कस्टमर्स को यूएसएसडी के जरिए ये सुविधा मुहैया करा रहा है। निजी टेलीकॉम कंपनियों की चुनौती और ग्राहकों को यूनिक सर्विस देने के मकसद से बीएसएनएल ने यूटोपिया मोबाइल के साथ ये स्कीम लॉन्च की है। फेसबुक देखने के लिए सिर्फ मोबाइल से *325# डायल करना होगा। इसके बाद उन्हें 4 से लेकर 20 रुपए के अलग अलग टैरिफ पर फेसबुक सर्विस मिलेगी। इस सुविधा का फायदा किसी भी हैंडसेट पर उठाया जा सकता है। ईस्ट और साउथ जोन में लॉन्च की गई सेवा का फायदा जल्द ही वेस्ट और नॉर्थ जोन के बीएसएनएल उपभोक्ता भी ले सकेंगे। और इसी के साथ मेट्रो संगम में बस इतना ही। नमस्कार।